गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम लेंगे अध्याय 7 विषय हिंदी का। पाठ का नाम हमारे यहाँ पे सिलेबस में 2 कविताएं हैं। पहला है अभी न होगा मेरा अंत और दूसरा है मातृवंदना। ठीक है, कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लिखा हुआ है बोर्ड पे, दिख रहा होगा आपको। इनका जन्म हुआ 1896 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1961 ईस्वी में। ठीक है, छायावादी कवि के नाम से जाने जाते हैं। पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था छायावाद की 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ का नाम बताते हैं। तो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? एक तो हमारे जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। फिर उसके बाद में जयशंकर प्रसाद के बाद में दूसरा हमारा जो है महादेवी वर्मा है, एक पंत है और एक निराला है। ये 4 छायावादी स्तंभ माने जाता है। छायावाद चला था 1920 से लगभग 1936 ईस्वी का जो काल था रचनाओं का, वो छायावाद कहलाता है। उन्नीस से 1936 के बीच में जितनी भी कविताएं लिखी गई वो छायावाद के नाम से जानी जाती है। और ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, वर्मा महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ये छायावाद का थोड़ा सा परिचय देना था आपको। तो आगे देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ 2 कविताएं हैं, अभी न होगा मेरा अंत और मातृवंदना। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जन्म मृत्यु 2 नंबर का आता है। जन्म कर्तृत्व और व्यक्तित्व का प्रश्न आता है हमारे बोर्ड में, और हाफ ईयरली में भी आता है, बोर्ड में भी आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व का सामान्य परिचय दीजिए। ठीक है, तो व्यक्तित्व के अंदर आ जाता है उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई। ठीक है, और कर्तृत्व में आ जाता है रचनाओं के नाम, कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं लिखी। और उसके बाद में आती उपलब्धियाँ, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि है, उनको कौन कौन से सम्मान मिले हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य जगत में उनको किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया, किन किन जो है उनको क्या क्या उनको सम्मान मिले, ये सब उसमें आ जाता है उनकी उपलब्धियों में और अर्थात उनका कर्तृत्व में। आगे चलते हैं हम पाठ में। हमारे यहाँ पे 2 है कृतियाँ इसमें लिखी हुई है सूर्यकांत त्रिपाठी की। और भी कृतियाँ हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, राम की शक्ति पूजा, इसके अलावा कुकुरमुत्ता है। इसके अलावा और भी इनकी कविता रानी और कहानी है, नए पत्ते हैं, अर्चना है। ये इनकी रचनाओं के नाम हैं, अलग अलग इनकी रचनाएं हैं। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पाठ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं इनके जन्म के बारे में बता दूं आपको। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म बसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में इनका जन्म हुआ था। बसंत पंचमी के दिन हुआ था, बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में। इनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई, हाई स्कूल तक ही पढ़े थे ये, हाई स्कूल 10th तक ही पढ़े थे मतलब। ठीक है, इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवावस्था में पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा भी चल बसे। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। ठीक है, और उस समय जब महामारी फैली, युद्ध के बाद में ऐसा माना जाता है करोड़ों की संख्या में 5 करोड़ के लगभग लोग महामारी की वजह से मारे गए थे। ठीक है, जैसा कि अभी भी हम देख रहे हैं, अभी ये भी महामारी चली रही है, कोरोना महामारी है, जिसकी वजह से आज हम जो है ऑनलाइन क्लासेज आप लोग पढ़ रहे हो, ऑफलाइन क्लासेज बंद है। उसी समय भी महामारी चली थी 1914 से 1918, प्रथम विश्व युद्ध चला, उसके बाद में महामारी हुई और महामारी में करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए। उस समय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी, उनकी भाई, भाभी और उनके चाचा चल बसे। अंत में उनकी पुत्री थी जिसका नाम था सरोज, वो रही। और जब सरोज की शादी हुई, उसकी पुत्री की शादी हुई, शादी के कुछ महीनों बाद में वो भी चल बसी। बड़े दुख की बात थी यहाँ पर। ठीक है,
उसकी मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर के रख दिया था। यानी पूरा परिवार पहले महामारी की चपेट में आया, अंत में एक पुत्री बच्ची थी सरोज, जिसके साथ वो रहे थे, अंतिम उनकी आशा थी, वो भी उनको छोड़कर चली गई। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। किस प्रकार उन्होंने मृत्यु का सामना किया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कृति, उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिल जाती है कि उन्होंने रचनाओं में भी अपनी वेदना को उन्होंने प्रकट किया है, बताया है, उनकी वेदना दिखाई देती है। ठीक है, विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना, विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः मुख्य रूप से कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, यथा मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई पड़ती है। उनका व्यक्तित्व कैसा था उसके बारे में हमें उनकी जानकारी मिलती है। रचनाओं की बात करें तो रचना यह है: अनामिका, परिमल, गीतिका, राम की शक्ति पूजा, रानी और कहानी, नए पत्ते, ठीक है, अर्चना, ये इनकी रचनाओं के नाम है। अब हम बात करते हैं पाठ परिचय। हमारे यहाँ सिलेबस में 2 है, एक है अभी न होगा मेरा अंत, दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा है मातृ वंदना। हमारे यहाँ पे 2 कविताएं इनकी द्वारा लिखी हुई, निराला जी के द्वारा लिखी हुई 2 कविताएं हमारे सिलेबस में है। ठीक है, कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह कभी कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाया रखना चाहते हैं, युवा अवस्था का जो जोश है, और वो कहते हैं मेरा मुकाम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यानी जीना चाहते हैं और कभी उन्होंने हार नहीं मानी, और वो चाहते हैं कि हमारे अंदर जो उत्साह है वो हमेशा बना रहना चाहिए। तभी तो वो कहते हैं कभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में नव बसंत, यानी मेरे जीवन में अभी नया बसंत आया है, तो मेरा अभी अंत नहीं होने वाला है। ठीक है, जीवन का ये पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। उन्होंने कहा कि जीवन के कर्म सौंदर्य को कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो, क्योंकि कर्म ही पूजा है, और जीवन के इस कर्म सौंदर्य को बढ़ाते रहो, उसकी पराकाष्ठा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इसको ये कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा, इस कविता का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ हमें जो है कविता की संदेश के रूप में दिया इन्होंने, एक तो आशावाद और दूसरा होता है जिजीविषा। ठीक है, जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा, जीने की चाह है। आशावाद का मतलब तो हम समझते हो आप लोग, आशा, होप। ठीक है, और जिजीविषा का मतलब होता है जीने की चाह। जीने की चाह, जिजीविषा और आशावाद, 2 यहाँ पे, यानी कवि यहाँ पे जो है कभी ना होगा मेरा अंत कविता के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए, ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें जिजीविषु होना चाहिए, जीने की चाह हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम जीवित रहें, और जीने के लिए चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े लेकिन हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति है, सब यही चाहता है कि मैं जीऊँ, कोई ये नहीं चाहता है। अगर कोई वृद्ध है, बूढ़ा है, उसको लगता है कि आज ही उसके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, लेकिन वो भी सोचता है मैं एक दिन और जीऊँ, तो वो कहलाती है प्रत्येक मनुष्य की मानव स्वभाव की ये मूल प्रकृति है। प्रत्येक मनुष्य जीना चाहता है, एक जीने की इच्छा होती है, उसे जिजीविषा कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दूसरी जो हमारी कविता है, नाम से पता चल रहा है मातृवंदना। मातृवंदना मतलब मातृ यानी माँ, मातृभूमि हमारी ये धरती, इसकी वंदना करना, ठीक है, इसकी उपासना करना। इस कविता में राष्ट्र प्रेम यहाँ पे मुखरित हुआ है। राष्ट्र प्रेम के बारे में बताया कि हमारा सबसे पहले क्या है, राष्ट्र हमारा सबसे पहले, देश हमारा सबसे पहले, देश के अलावा देश से ऊपर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देश है, फिर हम हैं, क्योंकि देश है तभी हम हैं। इसी देश में हवा पानी जो है हमें यहीं से मिलता है,
खाना पीना हमें यहीं से मिलता है, हर चीज़ हमें देश जो है खुद ये हमारा देश हमारा भरण पोषण कर रहा है। तो सबसे पहले हमें किससे प्रेम करना चाहिए? हमारे देश से प्रेम करना चाहिए, हमारा राष्ट्र प्रेम मजबूत होना चाहिए। राष्ट्र हमारा सबसे पहले होता है, जिससे वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों की माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। माँ भारती के चरणों में वो अपना अर्जित जितनी भी कर्म फल है, यहाँ पे कहते हैं निराल जी, मैंने जितना भी मेरे जीवन में जो कुछ भी मैंने कमाया है, मेरी जो कुछ भी उपलब्धियाँ हैं, वो माँ भारती के चरणों में समर्पित है। यानी माँ भारती के लिए मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी ये एक अद्भुत कविता है। विनय यानी निवेदन, निवेदन के तरीके से लिखी हुई ये कविता है कि हे माँ भारती, मेरी जितनी भी उपलब्धियां हैं ये सब आपके चरणों में समर्पित है, नमन करता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे पहली कविता है हमारी, अभी न होगा मेरा अंत। इसका आपको संदेश या इसका मूल भाव की बात करते हैं। मूल भाव बताया कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, यानी क्या यहाँ पे आशावाद की भावना प्रकट हो रही है, यहाँ पे जिजीविषा की भावना प्रकट हो रही है। जीने की इच्छा हर व्यक्ति में होनी चाहिए और होनी भी चाहिए कि हम जिएं, हमारे अंदर आशा, क्योंकि कहा भी गया है आशा ही जीवन है, होप इज़ लाइफ, आशा ही जीवन होता है। ठीक है। तो अभी ना होगा मेरा अंत कविता के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने बताई दिया किसकी लिखी हुई है, सूर्यकांत त्रिपाठी की। ऐसा कैसा आप कॉपी में उतार सकते हैं। बहुत सारे जो है हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं कन्फ्यूज हो रहे हैं कौन सा चैप्टर करना है, कहाँ से करना है। तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं पाठ 7, पाठ का नाम है, हमारे यहाँ सिलेबस में 2 कविताएँ हैं, दोनों के नाम लिखे हुए हैं। कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जन्म लिखा हुआ है, मृत्यु लिखी हुई है, रचनाओं के नाम लिखे हुए, ये सब यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। पहला जो है अभी न होगा मेरा अंत। अगर इसकी हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले पाठ में आते हैं। पाठ का मैं आपको भाव बिल्कुल उसको समझाते हुए चलता हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, यहाँ कवि कहते हैं अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी तो आया है, अभी तो वसंत ने मेरे जीवन में प्रवेश किया है। यानी वसंत आने के बाद में हरियाली हो जाती है, धरती हरी भरी हो जाती है। तो अभी तो मेरी धरती, मेरा मन हरा भरा हुआ है, वसंत अभी मेरे अंदर आया है, तो अभी तो मेरा अंत नहीं होगा। ठीक है। आगे देखो, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। ये हरे हरे पत्ते हैं जो चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये प्रकृति जो है बिल्कुल हरियाली है, खुशनुमा है। ठीक है। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, और ये जो प्रकृति की जो पेड़ पौधे की डालियाँ हैं, ये जो कलियाँ हैं, कोमल कोमल फूल है, ये भी जीवन की नव संचार का जीवन जीने के लिए गान करते हैं, गा रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं क्या कि अभी न होगा मेरा अंत। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। मैं ही अपना स्वप्न यानी अपना खुद का स्वप्ना, मृदुल यानी मधुर करूंगा, अपना स्वप्ना मधुर करूंगा, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, और निद्रित जो सोई हुई कलियां हैं इनको भी मैं जगा दूंगा, और अपने सपनों इनके माध्यम से अपना सपना साकार करूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, और इनको भी जगा दूंगा, मनोहर रूप से इनको भी वापस मैं जगा दूंगा। यहाँ पे मृदुल का मतलब होता है मीठा, मधुर। ठीक है। तो आगे देखिए, पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सर सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प से, फूलों फूलों से, तंद्रालस इनकी जो ये नींद में है, इनकी लालसा को मैं खींच लूँगा, इनको जगा दूंगा। अपने नवजीवन का अमृत सैर सींच दूंगा मैं, और अपने जीवन में, नए जीवन में अमृत मैं खुद ही सींच दूंगा। यानी प्रकृति के माध्यम से मैं अपना अमृत प्राप्त करूंगा और अपने जीवन में सींच दूंगा। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है जी, वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन में अभी वसंत आया है, तो प्रकृति के साथ उन्होंने खुद को जोड़ा है कि जिस प्रकार प्रकृति में जब बसंत ऋतु आती है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, हरे हरे पत्ते हमें दिखाई देते हैं, चारों तरफ का माहौल जो होता है मधुर हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकृति को अपने साथ जोड़ते हुए उन्होंने ये बात कही है कि मैं जो है
इस प्रकृति से अमृत खींच लूँगा और अपने जीवन को सींच दूँगा, अच्छा बना लूँगा। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूँगा और उनको फिर मैं द्वार दिखा दूँगा, यानी रास्ता दिखा दूँगा, जो कि मेरे सगे संबंधी, मेरे परिवार वाले जो अनंत में हैं, जिस अनंत यानी ऊपर स्वर्ग में हैं, उनको भी मैं द्वार दिखा दूंगा, उनका भी मैं मोक्ष कर दूंगा, उनका भी मैं भला कर दूंगा। ठीक है, क्यों? अभी ना होगा मेरा अंत, क्योंकि अभी मेरा अंत नहीं होगा। अभी मुझ में आशा है, एक जीने की इच्छा है, जीने की एक ललक है, एक चाह है। अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। अरे आगे वो कह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कि मेरे जीवन का ये प्रथम चरण है, अभी तो मेरा जीवन शुरू हुआ है, और इस जीवन का, मेरे जीवन का ये प्रथम चरण है जो शुरुआत है। इसमें कहाँ मृत्यु, इसमें मृत्यु का क्या काम, इसमें मृत्यु नहीं है। अभी तो मैं जीना चाहता हूँ, मेरा जीवन है, जीवन ही जीवन है, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। यौवन कहते हैं जवानी को। अभी तो मेरा पूरा यौवन, मेरी पूरी जवानी जो है ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है। यौवन का मतलब होता है जवानी। अभी मेरी जवानी इसी की इसी है, अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत हुई है, अभी मेरा अंत नहीं है। आगे देखिए, स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। स्वर्ण किरण, स्वर्ण रूपी किरणों के कल्लोल से, उनकी आवाज़ों से, उनकी मुस्कान से, उन पर बहता है मेरा मन। जो मेरा ये मन है, इन कल्लोल से, इन स्वर्ण रूपी जो किरणें हैं, इनकी कल्लोल मुस्कान पे मेरा मन बहता है। मेरे ही अविकसित राग से, मेरा ही जो राग है, लेकिन वो क्या बताया इन्होंने, अविकसित है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। और मेरा मन जो है बालक के समान चंचल है, छटपटाता है, और प्रकृति से इतना सानिध्य है मेरा, प्रकृति से मेरा इतना प्रेम है कि इस प्रकृति में मैं कहीं खो जाऊं, क्योंकि अभी मेरा जीवन शुरुआत है। ठीक है, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। और मेरे ही राग से मेरे बंधु जो दिगंत है, वो जो है उनको वापस वो विकसित होगा, क्योंकि अभी मेरा अंत नहीं होगा। तो ये पाठ था हमारा, अभी न होगा मेरा अंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा हुआ। एक बार इसका वापस भावार्थ आपको पूरा इसे समझाता हूँ। यहाँ पे कवि ने कहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मेरे जीवन में बसंत ने जो है प्रवेश किया है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। मेरा जो जीवन है ये मधुर वसंत ने अभी प्रवेश किया है। ये हरे हरे पत्ते हैं, प्रकृति के साथ इन्होंने अपने को जोड़ा है। प्रकृति के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है कि बसंत ऋतु जब आती है तो प्रकृति चारों तरफ से हरी भरी दिखाई देती है। आप भी जानते हैं, हरा भरा माहौल हो जाता है, अच्छा सा माहौल हो जाता है, खुशनुमा मनोहर माहौल हो जाता है। आगे कहते हैं कि हरे हरे पत्ते हैं, ये डालियाँ हैं, ये कोमल कोमल पत्ते हैं, ये नए नए गीत गाते हैं, इनमें भी एक आशा का संचार है, वो भी जीजी वस्तु है, जीने की उनमें भी इच्छा है। ये पुष्प जो है, इन पुष्प जो सोए हुए फूलों से मैं लालसा इनकी खींच लूँगा, इनमें भी अमृत सींच दूँगा। ये भी सोए भी रहे, सोए भी नहीं रहे, और ये भी जागृत अवस्था में रहे। ठीक है, द्वार दिखा दूँगा उनको फिर, जहाँ है मेरे जो है परिवार के जो अनंत में है, उनको भी द्वार दिखा दूंगा, क्योंकि अभी मेरा अंत नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक वेदना हमारे को यहाँ समझ सकते हैं। पूरा परिवार वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उनमें एक जीने की इच्छा है। वो जीवन को चुनौती देते हैं, जीवन को चुनौती देते हुए कहते हैं कि मेरे तो अभी वसंत ने प्रवेश किया है, अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, अभी मेरे इस जीवन में मृत्यु का कोई नामो निशान नहीं है, और मृत्यु नाम कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, अभी तो मेरा प्रथम चरण हुआ है, इसमें मृत्यु नहीं है, जीवन ही जीवन है। अभी तो मेरा पूरा यौवन सामने है, मेरी जवानी पड़ी हुई है, अभी तो मुझे जीना है। मेरा जो मन है बालक के मन के समान चंचल है, अभी तो कलोल करता है, ये हंसता है, छटपटाता है, स्वर्ण किरणों पर कलोल करता है। ये मेरे अविकसित राग से विकसित होंगे मेरे बंधु। मेरा जो राग है, मैं जो गा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, वह अविकसित है, लेकिन उनसे शायद वो विकसित हो जाएंगे।
मेरे जो बंधु है जो अनंत में विराजमान है, शायद वो विकसित हो जाएंगे, अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। तो ये हमारा पाठ था, अभी न होगा मेरा अंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराले द्वारा रचित। पाठ पे आप देख सकते हैं, एक बार बोर्ड पे वापस